लास्ट लेक्चर में हमने आपको पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के बारे में बताया। एक लाइन और लिख लें, डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड R इक्वल्स टू होता है V अपॉन आई। V अपॉन आई की जगह डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई हो जाता है और कोई चेंज नहीं है। अब उसकी वजह क्या है? भाई दो तरह के सर्किट होते हैं, एक ओमिक होता है, एक नॉन ओमिक होता है। तो जो ओमिक सर्किट होता है उसमें वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसमें तो कहीं पे भी रेजिस्टेंस निकालोगे सेम आएगा। जबकि नॉन ओमिक में ग्राफ कर्व लिए होता है, तो उसमें तो पॉइंट टू पॉइंट रेजिस्टेंस वेरी करता है। इसलिए ऐसे रेजिस्टेंस को डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। V अपॉन आई की जगह डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई किया जाता है। चलो देख लो, थोड़ा सा और बता दो। जैसे ग्राफ दिया हुआ है, हमसे कहा जाए कि इस जगह पर रेजिस्टेंस निकालो कितना है, तो क्या करते हैं, उससे थोड़ा सा पहले एक पॉइंट ले लिया, और एक थोड़ा सा उसके बाद पॉइंट ले लिया। यहां से मिल गया डेल्टा V, यहां से मिल गया डेल्टा I। तो V अपॉन आई की जगह डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई हो जाता है। तो कहीं भी टर्म आ जाए डायनामिक रेजिस्टेंस, तो पहले तो ये समझ लेना कि सर्किट नॉन ओमिक है। नॉन ओमिक है तो इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे रेजिस्टेंस निकाला जाएगा वो हमने आपको बता दिया। लिख लें सर। चलिए हेडिंग डालिए, डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हमने इससे पहले एक लाइन लिखवाई थी आपको कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तब ये करंट को पास कर देता है, और जब ये रिवर्स बायस होता है तो ये करंट को रोक देता है। इस चीज का यूज करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में। तो हेडिंग डाली आपने, डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, ये जब आएगा तब बताएंगे। लिखा प्रिंसिपल, वर्किंग ऑफ rectifier is based on the fact that a diode offers low resistance, when forward biased,
and allows the current to pass through it, and allows the current to pass through it. During reverse bias, it offers very high resistance, so checks the current. लिखा सर्किट, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है, ये दो पैरेलल लाइंस सिंबल होती हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। ये सेकेंडरी कॉइल है। जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आप मोबाइल चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, तो 220 वोल्ट को आप 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। जनरली ये स्टेप डाउन होता है, किसी केस में स्टेप अप भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। यहां एक डायोड यूज किया, ये लोड रेजिस्टेंस है, अरे लोड रेजिस्टेंस का मतलब जैसे तुम्हारा मोबाइल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, जहां भी उसकी सप्लाई ले रहा है उसे लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहां तो आउटपुट मिला RL फॉर लोड रेजिस्टेंस। यहां हमने अप्लाई करा AC इनपुट। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, A एंड B, ठीक है। तो सर्किट अपने आप लिख लेना। क्या सर्किट में लिखोगे कि AC इनपुट इज अप्लाइड विद द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड AC आउट एंड DC output is obtained across secondary coil through RL. A diode D is connected in secondary coil. और जब कुछ लिखने को समझ में ना आया करे तो उसमें लिख दिया करो एज शोन इन द फिगर, खत्म हो गई बात। जो हमने लिखना था लिख दिया, और जो हम लिखना भूल गए देख लो यहां बना हुआ है। तरीका समझ में आ गया? कोई भी सर्किट बना हो, जितना दिख रहा हो उतना लिख दो और उसके आगे लिख दो एज शोन इन द फिगर। फिलहाल एज शोन इन द फिगर देखो, प्राइमरी के साथ लगाया AC इनपुट, सेकेंडरी में ऑब्टेन किया DC आउटपुट, किसके थ्रू? लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक। एक डायोड D का यूज किया। बनाओ इसे। बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ।
डॉलर हेडिंग वर्किंग, वर्किंग जरा देखें इधर वर्किंग में अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, हाफ साइकिल में ये वाला पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। अब डायोड में हम आपको पढ़ा चुके हैं, टेल होता है पी टाइप और हेड होता है एन टाइप। हमने मान लिया फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, हमने मान लिया फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट में लेट ए एट पॉजिटिव पोटेंशियल, बी एट नेगेटिव पोटेंशियल, फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट में मान लिया हमने ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, बी निगेटिव पोटेंशियल पे, तो देखो पी टाइप जुड़ा है किससे, पॉजिटिव से, और एन टाइप जुड़ा है किससे, निगेटिव से। डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, सो passes the current। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। क्या कहा हमने, उतार लेना बाद में। मान लिया हमने फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट में ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, बी निगेटिव पोटेंशियल पे है, तो डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, और हमें पता है अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो करंट को ये पास करता है। अब सेकंड हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट में ए हो जाएगा निगेटिव पोटेंशियल पे, बी हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे, डायोड इज रिवर्स बायस्ड, सो चेक्स द करंट, करंट को इसने रोक दिया। लिख लो सर। यानी एक हाफ साइकिल में तो करंट मिल रही है, दूसरी हाफ साइकिल में करंट नहीं मिल रही। अब जरा इसे ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ टी आई या वी जो मर्जी बना लो।
यहाँ V बनाया है तो यहाँ भी V। पॉजिटिव हाफ साइकिल्स तो हमें मिली, निगेटिव हाफ साइकिल्स कट हो गई, इसलिए इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। यह है इनपुट, यह है आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ V बनाना चाहो V बना लो, I बनाना चाहो I बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। लिखो इसे। नीचे ना नोट करके एक लाइन लिखें। इस केस में जो आउटपुट है वो पल्सेटिंग है। देखो पल्स आ रही है, आई पल्स फिर गायब हो गई, फिर आई पल्स फिर गायब हो गई। तो एक तो पल्सेटिंग है और दूसरा एनर्जी का बहुत सारा लॉस है। 50% लॉस तो दिखाई पड़ रहा है, कुछ तो इंटरनल लॉसेस भी होते हैं। मतलब बहुत अच्छा भी अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर बना लें तो 41-42% से ऊपर एफिशिएंसी नहीं होती। तो एक तो आउटपुट इज पल्सेटिंग, दूसरा इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज व्हाई हाफ वेव रेक्टिफायर इज जनरली नॉट प्रीफर्ड। लिखे नोट में, द आउटपुट ऑफ half wave rectifier, output of half wave rectifier is pulsating and its efficiency is very low. Its efficiency is very low, therefore it is generally not preferred. It is generally not preferred. एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के जवाब देने में थोड़ी सी अकल लगती है।
बहुत दिन बाद मैंने आपको समझाया कि फिजिक्स में क्या लगती है, पहले अकल लगती है, फार्मूला तो कभी कभी नहीं भी लगता। अब जरा देखें, AC इनपुट DC आउटपुट, मैं हाफ वेव की बात कर रहा हूं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो फ्रीक्वेंसी तो इसकी भी f है। फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक साइकिल कंप्लीट, कितनी साइकिल कंप्लीट होती हैं, तो इसकी साइकिल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मानी जाएगी, इसके साइकिल में एक पॉजिटिव और एक जीरो मानी जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं एवरेज की। आई एवरेज ऑफ DC। तो एवरेज हमने पढ़ाया है आपको 2/पाई इंटू I0, लेकिन यहां हो जाएगा 1/पाई इंटू I0, क्योंकि आधी साइकिल तो गायब हो गई। AC के केस में एवरेज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 2I0/पाई, यानी 0.636 I0, लेकिन इसमें आधी साइकिल गायब हो गई। आधी साइकिल गायब होने से इसकी जो DC वैल्यू है, DC वैल्यू भी हाफ हो गई। DC वैल्यू का मतलब होता है एवरेज। तो आई एवरेज जो है आउटपुट का, वो है 1/पाई इंटू I0। अब आता है IRMS ऑफ DC आउटपुट। DC की जगह DC आउटपुट लिख दें पूरा। हमें मान के चल रहे हैं कि और कोई लॉस नहीं हो रहा है। जो लॉस हो रहा है वो सामने दिख रहा है कि आधी साइकिल से गायब हो गई। हमने आपको पढ़ाया था कि जो एवरेज करंट है, एवरेज करंट की डेफिनेशन बेस्ड थी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पे। और आरएमएस की डेफिनेशन बेस्ड थी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पे। ठीक है, इसमें आधी साइकिल है, आधी साइकिल गायब हो गई, नहीं आधा चार्ज फ्लो कर रहा है, आधा चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, तो DC आउटपुट तो निकल के आ गया। अब AC जो है वो किस पे बेस्ड था? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पे। और हीट का फार्मूला होता है I²RT। T की वैल्यू हाफ हो गई, आधे टाइम तक करंट फ्लो कर रही, आधे टाइम तक नहीं कर रही। T की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो इससे I की वैल्यू 1/√2 टाइम्स हो जाएगी। तो जो हमने पढ़ाया था IRMS I/√2, I0/√2, वो हो जाएगा I0/2। फिर से सुन लो जी, कोई मतलब की बात बता रहे, इन पे क्वेश्चन मिलते हैं कंपटीशन में। बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन ये पूछे नहीं जाते, ये पूछे जाएंगे तो बच्चे पास कैसे किए जाएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट की फ्रीक्वेंसी वही है जो इनपुट की है। इनपुट के लिए एवरेज होता था 2/पाई इंटू I0, एवरेज हो गया 1/पाई इंटू I0। इनपुट के लिए RMS की वैल्यू होती थी I0/√2, अब हो गई I0/2। I0/2 लिख लें इसे।
जिन्हें चीज़ समझ में ना आई हो फिर से बता दूं, आधे टाइम तक करंट फ्लो कर रही है, आधे टाइम तक नहीं कर रही, तो टी की वैल्यू हाफ हो गई, टी की वैल्यू हाफ हो गई तो एच की वैल्यू हाफ हो गई, एच की वैल्यू हाफ हो गई तो आई की वैल्यू 1/√2 हो गई। ऑलरेडी 1/√2 होती थी आरएमएस वैल्यू, और वो भी अपॉन √2 हो गई, यानी I0/2 हो गई। तो ये हमने आपको पढ़ाया हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके बाद आपको पढ़ाना है फुल वेव रेक्टिफायर, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको फुल वेव रेक्टिफायर, और उसके बाद फिर कुछ स्पेशल टाइप के डायोड्स हैं, उस पर 2 लेक्चर होंगे, और ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।